इस वक्त यमुनानगर ज़िले के अंदर, हरियाणा सूबे के यमुनानगर ज़िले के अंदर एक घटनाक्रम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मामला है ईडी का, यानी केंद्रीय एजेंसी, सेंटर की एजेंसी अगर किसी छोटे से शहर में अपनी दबिश डाल ले तो चर्चा तो अपने आप ही होना शुरू हो जाती है। अभी लगभग पिछले वीरवार से और इतवार तक जो ईडी की लगभग 100 घंटे की रेड चली है वो ज़िला यमुनानगर को चौंका देने वाली है। अभी मीडिया के अंदर पूरा मामला सुर्खियों में छाया हुआ, यहाँ तक कि जो नेशनल मीडिया है, आज तक, आर भारत, एबीपी न्यूज़, इनमें भी जो है पूर्व विधायक, इनेलो के पूर्व विधायक, विधानसभा यमुनानगर, हरियाणा की विधानसभा यमुनानगर से पूर्व में 2009 में विधायक इनेलो से रह चुके दिलबाग सिंह के घर पर ईडी की रेड इस वक्त पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी सूबे हैं उन सब के अंदर एक चर्चा का विषय बनी हुई है। अब विषय क्या है मामला ईडी का? चूँकि सभी लोग जानते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए अपना एक बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस कोई भी हो, कोई भी जो है राजनेता है, वो अपना सत्ता चलाने के लिए अपने किसी न किसी बिजनेस को सेटअप वो ज़बरदस्त तरीके से करके रहता है। अब वो बिजनेस वैध है कि अवैध है वो तो या राजनेता जानता है या फिर सरकार जानती है। तो इसी घटनाक्रम को लेकर पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, जो खनन का जो हमारे यहाँ मामला है ज़िला यमुनानगर के अंदर, रेत बजरी वगैरह पत्थर वगैरह का जो हमारे यहाँ खनन का काम जो होता है ज़िला यमुनानगर में, उसका सबसे बड़ा ठेका जो है वो दिलबाग सिंह के जो है नाम रहता है। जैसा कि हमेशा से मालूम रहता है लोगों को कि खनन से जुड़े हुए कारोबारी लोग हैं, तो उसी खनन से जुड़े कारोबार को लेकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने जो है रेड मारी है वीरवार को, इसी वीरवार को, और इतवार तक वो रेड चली। पूरा घर अंदर कैदियों की तरह रहा, सबको अंदर बंद रखा गया, कुंडी अंदर से लगा दी गई थी। पूरे काम उन्होंने बदस्तूर जारी रखे। घर वालों ने खाना पीना, उनकी जो पूजा अर्चना, उसके अंदर कोई अड़चन जो है अधिकारियों ने नहीं डाली, लेकिन बाहर किसी को नहीं निकलने दिया। सबके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए। लेकिन अब चूँकि सभी लोगों ने एक वीडियो भी देखी, जैसे ही दिलबाग सिंह के घर से बाहर गाड़ियाँ निकल रही थी, तो गाड़ियाँ जब निकल रही थी तो कितनी गाड़ियाँ थी, लगभग 7-8 गाड़ियाँ तो जो हैं लग्जरी गाड़ियाँ थी, सभी वो बाहर निकली। और उसके अंदर सभी के अंदर जो है सेंटर एजेंसी के अधिकारी थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि उससे पहले भी दिलबाग सिंह के घर पर कई बार इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी है, 2-3 बार पहले भी रेड डल चुकी है। लेकिन अब ये ईडी की जो रेड थी, क्योंकि ईडी का जाना बहुत बड़ा मामला हो जाता है। अभी बंगाल के अंदर भी एमएलए, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए के घर भी ईडी का छापा डलना था, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने उनको रोक दिया, और रोकने के बाद वहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई, हमला भी किया गया, जैसा कि मीडिया की सुर्खियों के अंदर छाया रहा पूरा मामला। लेकिन अब वही ईडी ज़िला यमुनानगर, हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के अंदर भी दिलबाग सिंह और उनके करीबी जो है खनन कारोबारी, उनके यहाँ रेड डली हुई है, और इतवार को जब रेड ख़त्म हुई है तो उनको गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। अब मामला क्या है, जब गुरुग्राम यानी गुड़गांव की अदालत के अंदर दोनों को पेश किया गया तो वहाँ पर ईडी के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता देते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि दिलबाग सिंह ने जांच के दौरान हमारा बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, और पता नहीं यही कहते रहे। हम जो भी सवाल करते थे उसका ये जो है ना नकारात्मक ही जवाब देते रहे, पता नहीं। अब क्या पता नहीं, वो तो दिलबाग सिंह जाने या फिर अधिकारी उनसे क्या पूछ रहे, तो वो तो चूँकि एक पर्दे के पीछे का मामला है। लेकिन ईडी की एजेंसी ने सबसे बड़ा आरोप यही लगाया है, ये सबसे बड़ी बात यही कही है कोर्ट के अंदर कि दिलबाग सिंह ने जांच के अंदर हमारा बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। अब अखबारात के अंदर हेडिंगें देखिए कितनी ज़बरदस्त लगी हैं कि अवैध खनन का सिंडिकेट चला रहा था दिलबाग सिंह। अब अवैध खनन जितना भी यहाँ ज़िला यमुनानगर में होता है उसका सिंडिकेट चला रहा था दिलबाग सिंह, ये अखबारात की आज सुर्खियाँ बनी हुई हैं। हम अपने देखने वालों को ये जानकारी देना ज़रूर चाहेंगे कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि दिलबाग सिंह के ऊपर ईडी की रेड पड़ी क्यों है। थोड़ी सी जानकारी हम भी आपको दे देना चाहते हैं कि मामला पूरा क्या था। अब जो प्रवर्तन निदेशालय है, जिसको ईडी बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पूर्व विधायक और सहयोगी को विशेष कोर्ट में पेश करके कहा है, जिसके सामने अवैध खनन का सिंडिकेट चला रहा था पूर्व विधायक दिलबाग सिंह। सिंडिकेट चलाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त काम है ये।
और सिंडिकेट जब लग जाता है किसी के पीछे तो मामला अपने आप ही बड़ा हो जाता है। अभी आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पुष्पा नाम से, उसके अंदर भी पुष्पा जब फ़ोन करके कहता है कि सिंडिकेट का मेंबर बोल रहा हूँ, तो वहाँ से भी बहुत से लोगों को मालूम हुआ कि सिंडिकेट किस बला का नाम है। यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जब कोई काम होता है, बल्क में जब कोई काम होता है, चाहे वैध अवैध कुछ भी, उसमें सिंडिकेट का लफ्ज़ आता ज़रूर है। तो यहाँ पर भी सिंडिकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब हम और आपको बता दें कि ईडी ने क्या कहा कि ईडी ने पूर्व विधायक का 14 दिन का रिमांड मांगते हुए कहा है, कोर्ट में दिलबाग सिंह का 14 दिन का रिमांड मांगते हुए कहा है कि दिलबाग सिंह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें रिमांड दिया जाए। तो ये उन्होंने कहा है। और 8 केस में संचालित जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ केस हैं। दिलबाग सिंह के खिलाफ जो है 8 केस दर्ज हैं संचालित कंपनियों के। और उसके बाद 31 मई 2022 को एनजीटी ने लगाया था जुर्माना। ये इन कंपनियों पर जो है ना 31 मई 2020 को भी जुर्माना एनजीटी द्वारा लगाया जा चुका था अवैध खनन का। अब मामला क्या है, अब ये भी हम आपको बताते चलें कि फर्जी ई रवाना के दर्ज हुए थे 8 केस फर्जी ई रवाना के केस हुए थे। लेकिन हम सबसे पहले अपने पाठकों को या अपने देखने वालों को ये भी बता देंगे ई रवाना होता क्या है। ई रवाना सुनिएगा, ई रवाना होता क्या है। ई रवाना में कि एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर की साइट है, ये हम आपको दैनिक जागरण की खबर पढ़कर सुना रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ लिखा है हम वो भी आपको बताएंगे, और जो कुछ हो रहा है घटनाक्रम वो भी आपको बताएंगे। इसमें क्या लिखा गया है कि ई रवाना एक सॉफ्टवेयर से साइट पर ही पूरी डिटेल के साथ बिल ऑनलाइन जनरेट करना होता है। वो बिल बना दिया जाता है साइट के ऊपर ऑनलाइन, और उसके बाद फिर जिसमें वाहन से लेकर, यानी जिसके अंदर खनन सामग्री भरी गई है, जिस वाहन के अंदर, जिस डंपर के अंदर या जिस ट्रक के अंदर, उसके अंदर उससे लेकर खनन सामग्री तक पूरी जानकारी होती है। कितना इसका वज़न है, इसके अंदर कितना माल जा रहा है और क्या माल है, गाड़ी का नंबर क्या है, सब कुछ उसके अंदर डिटेल होती है। तो उस जैसे स्टोन क्रशर पर रॉ मटेरियल कितना है, यानी कच्चा माल कितना है, कितना लोड लेकर गाड़ी प्लांट से निकली है, जो प्लांट के अंदर जो माल होता है वहाँ से गाड़ी कितना माल लेकर निकली है, यह डाटा पूरा का पूरा ऑनलाइन हो जाता है, ताकि अधिकारियों को भी मालूम रहे कि फुला गाड़ी का नंबर, फुला गाड़ी इस वक्त निकल चुकी है और उसके अंदर इतना लोड है, इतना माल है और ये माल है। और फिर उसके बाद आगे आपको बताते चलें कि ऑनलाइन ही पता चल जाता है कि किस नंबर का वाहन प्लांट से चला है और किस रूट पर इस वक्त वो चल रहा है। ऑनलाइन बिल जनरेट होते ही खनन अधिकारियों तक उसकी पूरी सूचना पहुंच जाती है। ये होता है ई रवाना। अब फर्जी ई रवाना के अंदर जो है केस दर्ज हुआ है। अब ये देखिए लिख रहे हैं कि फर्जी ई रवाना के दर्ज हुए थे 8 केस। अब ये फर्जी, चूँकि जब ऑनलाइन बिल जनरेट हो जाता तो ये फर्जी ई रवाना नहीं होता है, ये तो ओरिजिनल ई रवाना होता है, लेकिन फर्जी भी होता है एक। अब चूँकि ये लोग अपना रास्ता खुद निकालते हैं, कारोबारी लोग, कि कैसे सरकार को चूना लगाया जाए या फिर किसी को अंधेरे में रखा जाए, उसको फर्जी ई रवाना बोलते हैं। आप वो देखिए, बिलासपुर थाने में 26 फरवरी 2023 व 23 मार्च 2023 को फर्जी ई रवाना के जरिए खनन सामग्री की बिक्री व खरीद के केस दर्ज हुए थे 2 बिलासपुर थाने के अंदर। और प्रतापनगर यानी खिदराबाद थाने में वर्ष 2022 व वर्ष 2023 में 6 केस दर्ज हुए थे फर्जी ई रवाना के। इन सभी में फर्जी ई रवाना के जरिए अवैध खनन का केस दर्ज हुआ था। इनमें उन प्लांटों के फर्जी ई रवाना जारी किए गए जो बंद पड़े थे, यानी जो प्लांट बंद पड़े थे कई सालों से, वहाँ से भी खरीद दिखाई गई थी कि ये हमने इन प्लांटों से माल ख़रीदा है। इसी को बोलते हैं फर्जी ई रवाना। तो जब प्लांट ही नहीं है, जब कोई फर्म मौजूद ही नहीं है, तो फिर वहाँ से माल उठ कैसे गया? तो इसका मतलब है कि फ़र्ज़ी है, सब जाली है। तो इसके मामले में जो है केस दर्ज हुआ था खिदराबाद थाने में भी और जो है बिलासपुर थाने में भी। तो आगे हम आपको बताते चलें, इसमें उन प्लांटों को फर्जी ई रवाना जारी किए गए जो बंद पड़े थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर फर्जी ई रवाना के ज़रिए अवैध खनन का मामला सामने आने के बाद ही ईडी तक यह मामला पहुंचा। तो जब फर्जी ई रवाना हुए तो फिर ईडी तक ये मामला पहुंचा कि इतना बड़ा गोलमाल
ज़िला यमुनानगर के अंदर हो रहा है, तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब कई केसों में अब ये जब पूरा मामला पहुंचा तो ईडी तक मामला पहुंचने के बाद जांच हुई तो सामने आया कि यह तो मामला पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का है। कई केसों में चरखी दादरी सहित, यानी चरखी दादरी हरियाणा का एक ज़िला है, चरखी दादरी शहर, कई केसों में चरखी दादरी सहित उन ज़िलों से खनन सामग्री की खरीद दिखाई गई यहाँ पर खनन की साइट ही नहीं थी। चरखी दादरी के अंदर भी जो हरियाणा के मशहूर शहर हैं वहाँ से भी खनन की बिक्री दिखाई गई कि हमने वहाँ से खनन का माल ख़रीदा है, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो वहाँ पर मौके पर कोई साइट या कोई भी क्रशर या कोई भी स्क्रीन प्लांट वहाँ पर नहीं था मौके पर। इसी को बोलते हैं फर्जी ई रवाना। उठाया कहीं से माल और दिखाया कहीं से, तो इसी को बोलते हैं फर्जी। तो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी यहाँ पर जो है ईडी ने पकड़ा है कि ये शायद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अब आपको बताते चलें, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम समय के अंदर सही जानकारी देना चाहते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो भी जाए तो पूरी हमारी वीडियो को देखें ज़रूर, शेयर ज़रूर करें ताकि सही मालूमात, सही जानकारी लोगों तक पहुँचे और जो है लोगों को ये भी पता चले कि ये पूरा मामला है क्या। आगे हम आपको बताते चलें कि ईडी ने इनेलो के जो नेता है पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबी खनन कारोबारी कुलविंदर सिंह को मंगलवार को जो है, हमने पहले ही बताया कि वो कोर्ट में पेश किया और पूछताछ में 14 दिन का उन्होंने रिमांड मांग लिया है, क्योंकि ये लोग हमारा जांच में, घर पे जांच चल रही थी, पड़ताल चल रही थी, वहाँ पर उसके अंदर सहयोग नहीं किया, इसलिए हमें 14 दिन का रिमांड दिया जाए। तो रिमांड स्वीकार कर लिया। अदालत ने दोनों का 7 दिन का रिमांड स्वीकार कर लिया है। ईडी की ओर से कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में बताया गया कि दिलबाग सिंह को फर्जी ई रवाना के जरिए अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। जिले के प्रतापनगर व बिलासपुर थाने में फर्जी ई रवाना के जरिए अवैध खनन के 8 मामले दर्ज हैं और इन सभी का संबंध दिलबाग सिंह के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। हमने पहले आपको बताया सिंडिकेट कहते किसको हैं। तो गत वीरवार से रविवार तक, यानी वीरवार से रविवार तक ये रेड चली है और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके पार्टनर सहित अन्य खनन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और रविवार को उनको और कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में ईडी ने यह भी बताया कि जांच के दौरान दिलबाग सिंह ने कोई सहयोग नहीं किया, वह हर सवाल पर पता नहीं कहता रहा। दिलबाग सिंह ने टीम को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया है। तो ये ईडी के अधिकारियों ने अदालत के अंदर कहा है कि दिलबाग सिंह ने हमारा बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। तो हम आपको ये भी बताते चलें साथ साथ में कि जब जानकारी हम देने लगे तो पूरी जानकारी आप लोगों को मुहैया कराते चलेंगे। अब एक बात और लिखी गई है, सुनिएगा, कि बंद कंपनी के लेन देन और गाड़ी की जांच करेगी ईडी। ये मामला भी सुन लीजिए आप लोग। ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया कि दिलबाग सिंह माझा ग्रुप के नाम से अवैध माइनिंग का सिंडिकेट यमुनानगर व आसपास के ज़िलों में चला रहा है, यानी अभी भी चला रहा है, चला नहीं रहा था बल्कि चला रहा है, ये ईडी ने कहा है। और दिलबाग सिंह और उसके सहयोगी कंपनियां अवैध माइनिंग में शामिल कहा है। इस सिंडिकेट का कार्यालय सेक्टर 15 स्थित हाउस नंबर 62 में PS बिल्टेक के नाम से है। इस कार्यालय से छापेमारी के दौरान बहुत सी फर्मों के ई रवाना बिल व चेक बुक मिली हैं। यह सभी इन सिंडिकेट का पार्ट हैं। छापे के दौरान मुबारकपुर रियल्टी कंपनी रामगढ़ रोड मोहाली पंजाब को नकदी देने के दस्तावेज मिले हैं, जबकि 14 अक्टूबर 2022 को प्रतापनगर थाना में दर्ज केस में मुबारकपुर रियल्टी कंपनी व PS बिल्टेक ने गुरु यूनिट प्लांट से खरीद दिखाई है, जबकि यह प्लांट 1 वर्ष पहले ही बंद हो गया था। फर्जी ई रवाना, यहाँ भी मामला आप लोग देख रहे हैं। मुबारकपुर पंजाब में पड़ता है। जैसे ही आप पंचकुला जाएंगे इधर रायपुर रानी से, तो बीच में रामगढ़ का किला आएगा, तो उससे लेफ़्ट की तरफ मुबारकपुर पड़ता है। चूँकि वहाँ पर भी बहुत सी साइटें लगी हुई हैं खनन सामग्री की, यानी वहाँ पर भी क्रशर जोन लगे हुए हैं, तो ये मामला वहीं का है। आपने पूरा घटनाक्रम सुन लिया है। हमने आपकी एक एक जानकारी आपको देना चाहिए है कि ईडी ने अब 7 दिन का रिमांड मांग लिया है। 14 दिन का मांगा था, शायद 7 दिन का मिला है। दिलबाग सिंह चूँकि यहाँ पर हमेशा से मजबूती से चुनाव लड़ते आए हैं, इनेलो टिकट पर चौटाला साहब की पार्टी से,
2009 में विधायक बने, अच्छे खासे वोट प्राप्त किए, 40,000 प्लस यानी 45 के आसपास वोट उनको मिला था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, 32,000 वोट देवेंद्र चावला, और तीसरे नंबर पर शायद घनश्याम दास अरोड़ा बीजेपी से थे। 2014 में फिर से मोदी वेव के अंदर घनश्याम दास अरोड़ा लगभग 80-90 हज़ार वोट उनको मिला था, वो एमएलए बने, और दिलबाग सिंह को लगभग 91,000 वोट मिला था। उसके बाद उन्होंने फिर से अपना काम जारी रखा, क्योंकि खनन का तो काम इनका बदस्तूर जारी है शुरू से ही। अब वो अपने नाम से चलाते हैं, किसी और के नाम से ही तो जांच का विषय है। तो उसके बाद फिर 2019 में फिर चुनाव आया, घनश्याम दास अरोड़ा और उसके बाद दिलबाग सिंह के टक्कर, पूरे कांटे की टक्कर थी। तो लगभग 1400 वोट से दिलबाग सिंह हार गए। लगभग 63,000 वोट दिलबाग सिंह को पड़ा था, और उससे 1400 फालतू वोट जो हैं वो घनश्याम दास अरोड़ा बीजेपी के एमएलए जो बने हुए हैं सब मौजूदा, उनको मिले थे। तो अब इस वक्त राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी जो चर्चा यही है, जो हम घूम फिर के लोगों से सुन रहे हैं, कि ये सिर्फ राजनीतिक मामला है, कि दिलबाग सिंह इस सीट पर काफ़ी मजबूत थे और अब की बार वो एमएलए बनते, लेकिन उससे पहले इनको उलझा दिया गया है इस मामले में ईडी के द्वारा। तो ये भी मामला जो है इस वक्त जनता के अंदर चर्चा का विषय है। जनता का है, हमारा तो नहीं, लेकिन जैसे जनता के अंदर जो आवाज़ें आती हैं वो उसी के ज़रिए से, उन्हीं की आवाज़ को हम अपनी आवाज़ में मिलाकर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी मामला सुनने में आ रहा है। उनके भाई ने, दिलबाग सिंह के भाई ने प्रेस वार्ता की है उसी दिन, यानी रविवार को शाम को, जिस टाइम ईडी के लोग दिलबाग सिंह को अपने साथ ले गए, तो उस वक्त वो उनके भाई ने प्रेस वार्ता की, जो डॉक्यूमेंट ईडी ने दिए उन्होंने फ़ोटो उस वक्त क्लिक कर लिया था। फिर वो फ़ोटो इंग्लिश में था, टोटल तमाम मीडिया को दिखाया गया कि देखिए इसके अंदर ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। अवैध हथियारों का भी, यानी विदेशी कारतूसों का भी उन्होंने जिक्र किया था उसमें, कि जितने भी हथियार हैं उसके तमाम के तमाम लाइसेंस जो हैं डीसी दफ्तर में, यमुनानगर के दफ्तर में मौजूद हैं, वो हमने वहाँ पर दिए हुए हैं। और 5 करोड़ का जो मामला चल रहा था वो भी उन्होंने फर्जी बताया, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे फ़ोटो में वायरल हो रही थी 5 करोड़ की, कि वो एडिट की हुई थी, क्योंकि मोबाइल से तो कुछ भी इस वक्त एडिट किया जा सकता है। कुछ सोना बताया गया था, अब विदेशी हथियार बताए गए थे। उनके भाई ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि उनके जब खाते में कोई बाहर से कोई पैसा आया ही नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से बनती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ईडी ने भी अपना पूरा काम किया है, और उसके बाद जो विपक्ष है, अब इनेलो के लोग जो हैं इस वक्त पूरा बीजेपी को लताड़ रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये भी बताते चलें कि जब भी चुनाव होते हैं यहाँ पर हरियाणा में, तो इनेलो पार्टी हमेशा से कांग्रेस का साथ ना देकर, हमें अभी बता दें, कांग्रेस का ना साथ देकर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी का साथ देते हुए नज़र आई है। पिछले दिनों कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के सांसद बने, वहाँ पर भी इनेलो का जो वोट था वो बीजेपी के खाते में गया, कांग्रेस के खाते में नहीं गया था। उसके बाद ज़िला परिषद के जितने चेयरमैन यहाँ पर बने हैं, जहाँ जहाँ इनेलो के पार्षद बने थे, तो उन तमाम पार्षदों ने बीजेपी के जो चेयरमैन कैंडिडेट थे उनको अपना मत देने का काम किया था, ताकि कांग्रेस को रोका जा सके, क्योंकि कांग्रेस को इनेलो अपना धुर विरोधी मानती है, कि उनकी टक्कर हमेशा कांग्रेस से रही है। उनका कहना ये है, क्योंकि हम भी सुनते रहते हैं जो इनेलो के लोग हैं, कि हम कांग्रेस को रोकने के लिए किसी को भी समर्थन दे सकते, लेकिन कांग्रेस को बनता हुआ हम नहीं देख सकते। तो ये एक राजनीतिक क्लैश है, राजनीतिक एक टकराव है। वो कोई भी हो, सब लोग करेंगे कि मेरा जो दुर्विरोधी है उसको मैं रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी वोट दे सकता हूँ। लेकिन चूँकि हमेशा से इनेलो का सपोर्ट बीजेपी के पक्ष में रहा है, और अभी भी जो जेजेपी पार्टी है वो भी बीजेपी पार्टी, उन्हीं के सहयोग से इस वक्त हरियाणा के अंदर सरकार चला रही है। तो लोगों के अंदर ये चर्चाएं खूब हैं कि जब बीजेपी का साथ हमेशा इनेलो देती आई है, तो ये अब बीजेपी की तरफ से ही, क्योंकि सरकार सेंटर में और हरियाणा के अंदर बीजेपी की है, तो ईडी का जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, तो ये सरकार इनेलो के ऊपर इतना टाइट शिकंजा कसे हुए क्यों है। तो जब ये चुनाव में साथ देती है तो इनके ऊपर थोड़ा हल्का मामला क्यों नहीं होता है। तो ये इस वक्त चर्चा है पूरी मार्केट के अंदर, पूरे हलकों के अंदर, राजनीतिक गलियारों के अंदर। जैसे जानकारी हमें मिल रही है हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो राजनीतिक उठापटक चलती रहती है। क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सभी लोग जानते हैं कि राजनीति में फ़ायदा नुकसान देखते हुए राजनीति के कदम आगे बढ़ाए जाते हैं।
किसको पटकना है और किसको आगे लाना है, ये भी राजनीति का एक हिस्सा रहा है हमेशा से। क्योंकि राजनीति में ना कोई सगा है ना कोई पराया है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। राजनीति में हमेशा लाभ देखा जाता है कि हमें लाभ कैसे मिलेगा और हमारी राजनीति आगे कैसे बढ़ेगी, ना कि पीछे कैसे जाएगी। दूसरे को पीछे कैसे रखना है, खुद आगे कैसे बढ़ना है, ये राजनीति में सबसे पहला उसूल है। तो मैं अपने सभी देखने वालों से कहना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद।